Welcome friends, chapter number 14, name foreign exchange market and exchange rate. A very interesting chapter indeed. Our first topic is what is foreign exchange market? Well, it is a market in which individual firms and banks buy and sell foreign currencies or foreign exchange. आप ये भी कह सकते हैं it is a market where national currencies are traded for one another. फंक्शंस क्या क्या हैं? मेनली तीन फंक्शंस हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के. पहला है ट्रांसफ़र फंक्शन. It means transfer of purchasing power from one nation and currency to another. This is usually done by electronic transfer and increasingly through the internet. With it, a domestic bank instructs its correspondent bank in foreign markets center to pay a specified amount of the local currency to a person, firm or account. एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज़ मेरा दिल्ली में कमला नगर में कॉरपोरेशन बैंक में एक अकाउंट है और मैं ये रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. तो उन्होंने मुझे अकाउंट के साथ एक डेबिट कार्ड भी दिया था. मैं स्विट्ज़रलैंड में था, ज़ूरिक में. तो वहाँ समहाउ मेरा जो एक दूसरी कंपनी से क्रेडिट कार्ड था वो कुछ काम नहीं कर रहा था और मेरे पास उस वक्त यूरोज़ या स्विस फ्रैंक्स भी कम पड़ गए थे. तो मैंने ज़ूरिक के एयरपोर्ट से कुछ शॉपिंग करी और जब मैं पेमेंट करने लगा तो ये प्रॉब्लम आई. बिलीव यू मी, वहाँ पर कमला नगर का डेबिट कार्ड मेरा चल गया और मैंने पेमेंट कर दी. सो दैट इज़ वन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन, जो कि कहता है कि इंडिया के अंदर मैंने ऑब्वियसली इंडियन रुपी डिपॉजिट किया अपने बैंक में, लेकिन जब मैं विदेश में कहीं पर भी विड्रॉ कर रहा हूँ एटीएम से या फॉर एनी अदर मीन, तो मुझे बेसिकली उस देश की करेंसी वहाँ पर मिल जाती है. सो ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर. देखिए, पैसा डॉलर्स हो, दिरहम्स हो, पेसो हो, येन हो, इंडियन रुपी हो, कुछ भी हो, पैसा परचेजिंग पावर है. तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इस परचेजिंग पावर को ट्रांसफ़र करेगा एक जगह से दूसरी जगह. क्रेडिट फंक्शन. वेल, क्रेडिट इज़ यूजुअली नीडेड व्हेन गुड्स आर इन ट्रांजिट और एंड ऑल्सो टू अलाउ द बायर टाइम टू रीसेल द गुड्स एंड मेक द पेमेंट. Well, in general, exporters allow 90 days for the importers to pay. However, the exporter usually discount the importer's obligation to pay at the foreign department of his or her commercial bank. As a result, the exporter receives payment right away at the bank and the bank will eventually collect the payment from the importer when due. Example देता हूँ. Suppose मैंने एक विदेशी को, सपोज एक यूएसए के बंदे को ऑरेंजेस एक्सपोर्ट करे. अब ऑब्वियसली ही इज़ लायबल टू पे मी, राइट. नाउ द कैच इज़, मुझे तो पता नहीं है कि ये भाई जेन्युइन है कि नहीं, कल को पेमेंट ना करे फिर मैं तो फंस जाऊँगा. तो मैं क्या करता हूँ, उस देश के बैंक से एक गारंटी ले लेता हूँ उस बंदे के बारे में कि ओके, इन केस वो बंदा पे नहीं करेगा तो दैट बैंक टेक्स द गारंटी कि बैंक विल पे मी देन. अब होता क्या है, मैं फिर बैंक को कहता हूँ कि यार मेरे को तो 3 महीने बाद सपोज उसने पैसे देने हैं तो मैं बैंक को कहता हूँ कि आप मेरे को अभी कुछ डिस्काउंट करके पैसे दे दो और 3 महीने बाद आप इससे खुद ही ले लेना. इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे जल्दी पैसे मिल जाएंगे. समझ गए बात. तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करता है. अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पर कि सर ऐसे मुझे तो नुकसान हो जाएगा, मतलब एज एन इंडियन मैं माल बेच रहा हूँ, मैं डिस्काउंट करा के अगर लूँगा. तो मैं आपको बता दूँ, बिलिंग में ना डिस्काउंट चार्जेस भी यूजुअली ऐड कर दिए जाते हैं, तो नुकसान आपको कुछ नहीं हो रहा. अगला है हेजिंग फंक्शन. हेजिंग के बारे में ना यहाँ पे बहुत कम दिया हुआ है, आगे इसी चैप्टर में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आपको हेजिंग के बारे में तब बेहतर बताऊँगा. अभी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. Hedging refers to the avoidance of a foreign exchange risk or the covering of an open position. Foreign exchange market helps in hedging. In a world of foreign exchange uncertainty, the ability of traders and investors to hedge greatly facilitate the international flow of trade and investment. तो जैसे मैंने बताया, hedging अभी हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं. अब आ जाते हैं जी लेवल्स, और बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि कंपोनेंट्स क्या हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के. तो चार लेवल हैं बेटा. फर्स्ट लेवल पर आ जाइए. द ट्रेडिशनल यूजर्स सच एज टूरिस्ट, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर, इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन. दे आर द इमीडिएट यूजर्स एंड सप्लायर्स ऑफ फॉरेन करेंसी. सेकेंड लेवल, commercial bank which act as clearing houses between users and earners of foreign exchange. Third level, foreign exchange brokers through whom the nation's commercial bank even out their foreign exchange inflows and outflows among themselves. इसको इंटर बैंक और होलसेल मार्केट भी कहा जाता है. फोर्थ लेवल, हाईएस्ट, द फोर्थ एंड द हाईएस्ट लेवल इज द नेशन सेंट्रल बैंक विच एक्ट एज सेलर और बायर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. व्हेन द नेशंस टोटल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर आर अनइक्वल, द सेंट्रल बैंक देन ईदर ड्रॉज डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और एड्स टू देम. ये हम पीछे के चैप्टर्स में भी आपको सिखा चुके हैं थ्रू फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन, जो फिक्स एक्सचेंज रेट में करते थे. इनकेस वहाँ से क्लियर नहीं हो तो भी आगे भी बहुत एग्जाम्पल्स आएंगे जिसमें हम इसको ये जो लास्ट में एक्सप्लेनेशन है उसको डिटेल में सिखा पाएंगे. इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट.
सो आप ये मान के चलेगा कि आप एक यूएस के रेजिडेंट है, क्योंकि आपकी रीडिंग उसके हिसाब से बनी है, तो मैंने उस हिसाब से इसको बनाया है आपके लिए भी। अज्यूम दैट देर आर टू इकोनॉमीज, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, विद द डॉलर एज द डोमेस्टिक करेंसी एंड द यूरो एज द फॉरेन करेंसी। तो जैसे मैंने बताया आपको, अपने आप को यूएस का रेजिडेंट मानना है, तो इन दैट केस डॉलर विल बी अ डोमेस्टिक करेंसी। Exchange rate between the dollars and the euros is equal to the number of dollars needed to purchase 1 euro. So this is exchange rate, dollar upon euro. For example, it is 1. It means that $1 is required to purchase 1 euro. So we now see the determination of exchange rate price under flexible exchange rate system. So demand curve downward sloping, supply curve upward sloping. Now many people would come and ask, sir, demand curve downward sloping, supply curve upward sloping क्यों? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ मेरे बच्चों, मैं यहाँ पे एग्जांपल अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ले लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। सपोज़ इंडिया की करेंसी रुपी है, ये है डिमांड फॉर डॉलर्स, तो डॉलर अब की बारी फॉरेन करेंसी कर रहा हूँ, इसलिए कि आप रटें नहीं, कॉन्सेप्ट को सीखें। सपोज़ मेरे बच्चों $1 70 रुपीज़ का है और इतनी क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है। अब मुझे बताओ, अगर वही $1 68 का हो जाए, यानी एप्रिसिएशन हो गया आपकी करेंसी में, आप बताइए आपके लिए बाहर घूमना अब सस्ता है कि महंगा है? सर सस्ता है। बाहर से सामान मंगाना सस्ता है कि महंगा है? पहले $1 70 रुपये का पड़ता था, $1 का एक सपोज गुड एग्स आता था, अब वही आपको 68 का पड़ रहा है। तो आपके लिए बाहर से ख़रीदना आसान है कि मतलब सस्ता है कि महंगा है? सर सस्ता है। तो डोंट यू थिंक आप डिमांड बढ़ा देंगे डॉलर्स की, क्योंकि आप बाहर से सामान ज़्यादा मंगाएंगे, बाहर घूमने ज़्यादा जाएंगे, बाहर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। सर सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बताता हूँ बेटा। अगेन सप्लाई फॉर डॉलर्स, इंडियन करेंसी हमारी डोमेस्टिक करेंसी है। सपोज़ ये $1 70 का है और ये क्वांटिटी है। अब सपोज़ $1 72 का हो गया, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई इन दैट सेंस। सपोज़ गोरे को ना इंडियन कैंडीज़ बहुत पसंद थी, तो इंडियन कैंडी जो है ना ₹1 की एक आती थी। तो आप बताइए, गोरा पहले $1 में 70 कैंडीज़ ले सकता था, अब गोरे को $1 में कितनी कैंडीज़ मिल रही है? 72। तो गोरे का दिल गदगद, गोरा बड़ा खुश। गोरा कहता है मैं तो ज़्यादा खरीदूंगा, मुझे तो बहुत फ़ायदा है। तो गोरा अगर ज़्यादा खरीदेगा तो आपके यहाँ पे फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स की सप्लाई भी तो बढ़ जाएगी, राइट। आइए रीडिंग की भाषा में आ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यही पढ़नी है ना आपको, तो ये भी आपको क्लियर हो जाए ताकि घर पे दिक्कत ना हो समझने में। चलो आगे बढ़ते हैं। So the US demand for euros is negatively inclined, indicating that lower the exchange rate, the greater the quantity of euros demanded by US resident, since it is cheaper to import from and to invest in European Monetary Union. ठीक है, जहाँ पे यूरोस चलते हैं। आपको पता होगा यूरोप में डोमेस्टिक करेंसीज तो चलती है, लाइक स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पे स्विस फ्रैंक्स भी चलते हैं और यूरोस भी चलते हैं। आप किसी भी दुकान में वहाँ जाओ तो 2 काउंटर होते हैं कैश के, मतलब काउंटर से मेरा मतलब 2 वो बने होते हैं, एक क्या बोले ड्रॉर्स। आप चाहे तो स्विस यूरोस में भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो स्विस फ्रैंक्स में भी पेमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो यूरोस में भी पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जब वहाँ मैकडॉनल्ड्स में गया, स्विट्ज़रलैंड बर्न करके जगह है, ओल्ड स्विट्ज़रलैंड कहते हैं उसको, तो वहाँ मैकडॉनल्ड्स में मैंने जब दोनों को रेट को कंपेयर किया अपने एक्सचेंज रेट से, तो मेरे को 2-3 सेंट का फ़र्क भी दिख रहा था इन केस अगर मैं यूरो से पेमेंट करूँ या स्विस फ्रैंक से। तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे कि डुअल करेंसी के क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं, बट फिलहाल आइए कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस पर। On the other hand, the US supply of euros is positively inclined, indicating that higher the exchange rate, greater the quantity of euros earned by US resident and supplied to the US. Since US goods and investment become cheaper for EMU, that is European Monetary Union. Now, if the demand curve for euros shifted, the equilibrium exchange rate is 1.5 and equilibrium quantity would be 300. It's like suddenly foreign currency की डिमांड बढ़ गई, किसी भी वजह से हो सकता है, बाहर की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई हो, या एकदम से लोग बाहर घूमना जाना ज़्यादा कर दिए हो। Here the dollar is then said to have depreciated, since it now requires $1.5 instead of 1 to purchase 1 euro. तो ये आपको डायग्राम थोड़ा मेसी लग रहा होगा, मेसी क्यों है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले वो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था। सपोज डिमांड बढ़ गई है पर्पल, तो एक्चुअली में अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा तो आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 200 से 300 हो जाएगी, ठीक है। तो एट ई एक्सचेंज रेट इज़ 1 व्हेन डिमांड फॉर यूरोस शिफ्ट्स अप, तो यूएस कुड मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट 1 बाय सेटिस्फाइंग द एक्सेस डिमांड। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है तो आपको पता है फिर सेंट्रल बैंक क्या करता, वो सप्लाई कर देता उतने की, किसकी, यूरोस की। तो अगर वो सप्लाई कर देता तो ये सप्लाई करवे से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता यूरोस का। इन दैट केस एक्सचेंज रेट तो फिक्स रहती, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाती। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डॉलर डेप्रिशिएट कर जाता 1.5 तक और क्वांटिटी जो है 300 आ जाती। एक और मिडवे अप्रोच है जिसे हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। इसके अंदर
आपके देश का सेंट्रल बैंक थोड़ा सा इंटरवीन करेगा. आई मीन इट विल नॉट कीप द एक्सचेंज रेट एग्जैक्टली फिक्स, बट the exchange rate will not depreciate as it would in case of flexible. तो ये थोड़ा सा मिडवे अप्रोच है. इस केस में आपका सेंट्रल बैंक क्या करता है, सप्लाई करता बट इतनी, ठीक है. इस केस में आप देखो, सो अंडर अ मैनेज फ्लोट इट वुड हैव टू सेटिस्फाई द एक्सेस डिमांड ऑफ $100 मिलियन पर डे. तो ये वो जो $100 मिलियन ये इसकी बात हो रही है, तो वो इतनी सप्लाई कर देता. इन दैट केस आपकी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होती बच्चों, मगर थोड़ी सी डेप्रिशिएट होती. तो इसको साफ सुथरा बना दूँ. देखो ये है डिमांड फॉर मेंटेन, उसके में मैं बनाता हूँ डॉलर्स. ये है सप्लाई फॉर डॉलर्स. सपोज $1 70 रुपये का था और ये उसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी. अब सडनली डिमांड बढ़ गई. अब आप बताओ डिमांड किसकी बढ़ गई, डॉलर्स की. हो सकता है लोगों को एकदम यूएसए घूमने का चस्का आ गया हो, या यूएसए से कोई सामान मंगाना हो, या गॉड फॉरबिडन कोई पैंडमिक आया, वहाँ से कोई दवाई वगैरह आपको एकदम मंगानी पड़ रही है ज़्यादा. तो आप बताइए डिमांड फॉर डॉलर्स बढ़ गई, सब बढ़ गई. अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा बच्चा तो ये हो जाएगा $1 सपोज 75 रुपीज़ का, और क्वांटिटी हो जाएगी Q1. अगर फिक्स एक्सचेंज रेट चला रही है आपकी सेंट्रल बैंक, तो वो पूरी की पूरी सप्लाई कर देगा जितनी भी डिमांड बढ़ी है. तो एक्सचेंज रेट आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्वांटिटी हो जाएगी Q2. यहाँ पर एक मिडवे अप्रोच भी हो सकता है. मिडवे अप्रोच है मैनेज फ्लोटिंग. उस केस में आपका सेंट्रल बैंक सप्लाई करेगा इतनी, पूरी नहीं करेगा. तो उस केस में आपका $1 सपोज 72 हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी Q3. सो एक ही डायग्राम में आप देख सकते हैं वर्किंग ऑफ फिक्स्ड, वर्किंग ऑफ फ्लेक्सिबल एंड वर्किंग ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग. क्यों? चलिए अगला मेरे बच्चों आर्बिट्रेज. ये आर्बिट्रेज टर्म बड़ा ही कॉमन टर्म है. आपको आगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इस सभी में यूज़ होगा, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में भी. आइए यूज़ करते हैं आर्बिट्रेज. इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ करेंसी इन द मॉनेटरी सेंटर वेयर इट इज चीपर फॉर इमीडिएट रीसेल इन द मॉनेटरी सेंटर वेयर इट इज मोर एक्सपेंसिव इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली के अंदर एक पर्टिकुलर इंजेक्शन 100 रुपीज़ का मिल रहा है और मुंबई में वही 300 का है, तो मैं दिल्ली से खरीद के मुंबई में बेचूंगा ताकि मुझे बीच में 200 का फ़ायदा हो जाए. सो फॉर एग्जाम्पल इफ द डॉलर प्राइस ऑफ द यूरो वॉज 0.99 इन न्यूयॉर्क and 1.01 in Frankfurt, a foreign exchange dealer would purchase euros at 0.99 in New York and immediately resell them in Frankfurt for $1.01, thus reselling a profit, or rather realizing a profit of 0.002 per euro. As arbitrage take place, however, the exchange rate between the two currencies tend to be equalized in two monetary centers. कैसे बताता हूँ. दिल्ली में 100 का था इंजेक्शन, मुंबई में 300, तो सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग दिल्ली से खरीदना शुरू करेंगे तो दिल्ली में डिमांड बढ़ जाएगी. डिमांड जैसी बढ़ेगी प्राइस बढ़ना शुरू. सारे लोग मुंबई में सेल करने जाएंगे तो मुंबई में सप्लाई बढ़ जाएगी, जैसी सप्लाई बढ़ेगी रेट गिरेंगे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों इक्वलाइज ना हो जाएं. फॉर एग्जांपल दिल्ली में 150 हो गया और मुंबई में भी 150 हो गया प्राइस. So as arbitrage increases the demand for euros in New York, thereby exerting an upward pressure on the dollar price of euros in New York. At the same price, the sale of euros in Frankfurt increases the supply of euros there, thus exactly, or rather exerting a downward pressure on the dollar price in Frankfurt. It continues until the dollar price of euro quickly becomes equal in New York and Frankfurt. Now when two currencies and two monetary centers are involved, is called arbitrage. We have 2-point arbitrage. When three currencies and three monetary centers are involved, we have triangular or 3-point arbitrage. बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, उसके अंदर ही भी मेरे नोट्स में से आप पढ़ सकते हो, नहीं तो रीडिंग्स में से भी पढ़ सकते हो. As in the case of 2-point arbitrage, triangular arbitrage increases the demand for the currency in the monetary center where the currency is cheaper, increases the supply of the currency in the monetary center where the currency is more expensive, and quickly eliminates inconsistent cross rates and the profitability of further arbitrage. So guys, next topic is spot and forward rates. Well, spot rate को हम current rate भी कह सकते हैं, तो आइए बात करते हैं इस पर. The most common type of foreign exchange transaction involves the payment and receipt of the foreign exchange within 2 business days after the day of transaction is agreed upon. This type of transaction is called spot transaction, and the exchange rate at which this transaction take place is called a spot rate. तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ मैं एक करेंसी डीलर के पास गया कि भाई मुझे यूएसए जाना है, मुझे 1 लाख रुपीज़ इंडियन रुपी के INR के बदले डॉलर्स दे दो. तो सपोज़ उस वक्त डॉलर का रेट था 70 रुपीज़, तो ऑब्वियसली 1 लाख रुपीज़ मैं दूंगा और उसमें जितने भी डिवाइडेड बाय 70 डॉलर्स बनेंगे वो मुझे दे देगा. दैट इज़ कॉल्ड स्पॉट रेट. नाउ
अब हम रीडिंग वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं. द एक्सचेंज रेट इज़ लाइक $1 इज इक्वल टू €1 इज स्पॉट रेट. नाउ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पॉट रेट पे ट्रांजेक्शन होती है, फॉरवर्ड रेट पर होती है. इनफैक्ट ज़्यादातर फॉरवर्ड रेट पर होती है. सो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन एग्रीमेंट टुडे टू बाय और सेल अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ रेट अग्रीड अपॉन टुडे. फॉरवर्ड रेट कहते हैं उसे. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड एंटर इन टू एन एग्रीमेंट टुडे टू परचेज €100 3 months फ्रॉम टुडे एट $1.01 इज इक्वल टू €1. यानी मैंने आज ही डिसाइड कर लिया कि आज तो जो रेट है वो है $1 इज इक्वल टू €1. लेकिन मैंने उस करेंसी डीलर को बोला कि 3 महीने बाद मैं आपसे ख़रीदूँगा €100 और €1 के बदले में मैं आपको $1.1 दे दूँगा या $1.01 दे दूँगा. सो नोट दैट नो मनी इज़ पेड एट द टाइम ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट 10% सिक्योरिटी मार्जिन जो मैंने को शुरू में देना होगा उसे. आफ्टर 3 months आई गेट दोज €100 फॉर $101. So regardless of what the spot rate is at that time, we will deal with 3 months forward contract, though it could be for 1 month or for 6 months also. तो हम एग्जाम्पल में 3 months का लेके चलेंगे. वैसे 1 month का भी हो सकता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और 6 months का भी हो सकता है, बट जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो 3 months का ही होता है. अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है, तो सर अब ये आपने 1.01 पे ही क्यों फिक्स करा? देखिए, हमारे हाथ में फिक्स करना नहीं होता, दोनों पार्टीज़ का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है ये, और ये कम पे भी हो सकता था. आइए अगला क्वेश्चन केस देख लेते हैं. इफ़ द फॉरवर्ड रेट इज़ बिलो द प्रेजेंट रेट दैट इज स्पॉट रेट, द फॉरेन करेंसी इज सेट टू बी एट फॉरवर्ड डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू द डोमेस्टिक करेंसी. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द फॉरवर्ड रेट इज अबव द प्रेजेंट स्पॉट रेट, द फॉरेन करेंसी इज सेट टू बी एट अ फॉरवर्ड प्रीमियम. तो अब मैं बता रहा हूँ क्या इसमें हम कह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द स्पॉट रेट इज़ $1 इज इक्वल टू €1 एंड द 3 month फॉरवर्ड रेट इज़ 0.99 फॉर €1. यानी 3 महीने बाद जब मैं €1 लूँगा तो मैं 99 cents दूंगा उसके लिए. सो वी से दैट euro इज़ एट 3 months फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑफ 1% और एट 4% फॉरवर्ड डिस्काउंट पर ईयर. वाई 4%? बिकॉज 3 months साल में 4 बार ही आते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं with respect to the dollar. On the other hand, if the spot rate is still $1 is equal to €1, but the 3 month forward rate is say 1.01, तो हम बोलेंगे euro is set to be at a forward premium of 1 cent or 1% for 3 months और 4% per year. तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पर है दोनों पार्टीज़ के कि फॉरवर्ड डिस्काउंट पे जाएंगे कि फॉरवर्ड प्रीमियम पर. अब इसका एक फार्मूला भी होता है, आइए उस पर भी देख लेते हैं. Forward discount or premiums are usually expressed as percentages per year from the corresponding spot rate and can be calculated formally with the following formula. So चाहे forward discount निकालना चाहे forward premium, फॉर्मूला है फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट इंटू 4 into 100. 4 अगर ईयरली कन्वर्ट करना है इंटू 100 बिकॉज परसेंटेज चाहिए. सो अगर फॉरवर्ड रेट 0.99 था तो ये स्पॉट रेट इंटू 4 into 100 ये माइनस आ रहा है, तो फॉरवर्ड डिस्काउंट. अगर फॉरवर्ड प्रीमियम है तो आप देखो 1.01 माइनस स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट इंटू 4 into 100 यानी प्लस. तो ये फार्मूला अगर फॉरवर्ड प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस में देगा आंसर, फॉरवर्ड डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस में देगा आंसर. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. बाकी का चैप्टर अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं.